हेलो बच्चों, उम्मीद है आप काफी अच्छे होंगे और 11th की फिजिक्स बढ़िया पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का डिटेल्ड वन शॉट। ये इस पूरे वन शॉट के अंदर मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट कवर करूंगा, सारे डेरिवेशन कवर करूंगा और न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। यानी ये वीडियो या ये डिटेल्ड वन शॉट देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम बन जाएगा। और इस वीडियो के अंदर मैं जब बात करूंगा तो मैं वेरी इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा, जिससे आप टिक कर लीजिएगा जो एग्जामिनेशन में ज्यादा आता है। तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बात को तुरंत शुरू कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स डिटेल्ड वन शॉट, सारे कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स हम लोग करने वाले हैं। कुछ बच्चों का रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ भी उनको मिल जाए, नोट्स बनाने में काम आता है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद जब अरविंद एकेडमी ऐप को खोलेंगे तो उसके स्टोर सेक्शन में देखिए, यहां पर आपको क्लास 11 फ्री पीडीएफ नोट्स दिखाई पड़ेगा। इसका मैंने प्राइस 1 लाख से ऊपर कर दिया है, जिससे कोई भी बच्चा गलती से इसको परचेज ना कर ले। इसके अंदर जो पीडीएफ हैं वो सारी ओपन है, अनलॉक है। तो आप इस कोर्स के अंदर जाइए, कंटेंट सेक्शन में, वहां पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, आराम से अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। बहुत ही इजी वे, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, स्टोर सेक्शन में जाकर फ्री पीडीएफ सेक्शन से अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। और अपडेट्स के लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे आप जो मेहनत करें वो राइट डायरेक्शन में हो, आपको चीजें पता हो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, तो आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज, ये द्रोणा 1.0 है, यहां पर लाइव क्लासेस होती हैं। उसके अलावा आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का सुपर इजी लैंग्वेज में वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, जो मैंने खुद रिकॉर्ड किया है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स का हर एग्जाम्पल एकदम आसान भाषा में आपके लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है वीडियो फॉर्मेट में। यही नहीं, आपको चैप्टर वाइज वर्कशीट मिलती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, फुली सॉल्व्ड, जिससे आपको पूरी चीज कंप्लीट हो जाती है। लाइव क्लासेस भी हो गई, साथ में क्लासेस का रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे वीडियोस, प्लस असाइनमेंट्स या वर्कशीट चैप्टर वाइज। तो आप द्रोणा 1.0 लेकर निश्चिंत हो सकते हैं कि रिसोर्स अब कुछ और नहीं लेना, इसको लगाओ और 97% लेके आओ। दूसरा है 11th का एनसीईआरटी निश्चय। जो बच्चे एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहते हैं, जो करना चाहिए भी, तो उनके लिए देखिए एनसीईआरटी ऑल एक्सरसाइज वीडियोस मिलेंगे इसमें, और एनसीईआरटी ऑल एग्जांपल्स वीडियो मिलेंगे। बहुत, ये वीडियो कोर्स है, बहुत सुपर इजी लैंग्वेज में ये वीडियोस हैं, एकदम एक्सप्लेनेटरी। तो आप इसको लेकर, एनसीईआरटी निश्चय को लेकर एनसीईआरटी मजबूत कर सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी से खूब क्वेश्चन आते हैं, और जो फ्यूचरिस्टिक एग्जामिनेशन आप देने वाले हैं, जेई या नीट, वहां भी आपको एनसीईआरटी करनी ही पड़ती है। तो इन दोनों में से जो भी कोर्स आपके लिए सुटेबल है, वो लेने के लिए आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको एनसीईआरटी निश्चय और द्रोणा 1.2 दिखाई पड़ेगा। जो भी आपके लिए सुटेबल है आप लेके पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है यानी पढ़ाई के लिए, वो मामला करते हैं शुरू। आपको पता है कि जो पिछला चैप्टर था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वहां हमने जो पढ़ाई की थी, वहां पर जो थर्मल एनर्जी है वो, उसको कौन से लॉ गवर्न करते हैं, वो सारी बातें आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। मेनली थर्मोडायनेमिक्स जो कॉन्सेप्ट है, ये जो चैप्टर है, वो हीट के साथ और टेम्परेचर के साथ डील करता है, और आपको यह बताता है कि हीट का कन्वर्जन वर्क में और वर्क का कन्वर्जन हीट में कैसे होता है मेनली। बाकी हीट अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कैसे चेंज की जा सकती है, ये भी इसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा जाता है। तो अगर मैं जिस्ट की बात करूं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो ये स्टडी ऑफ प्रोसेसेस है वेयर वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। ये क्या है? थर्मोडायनेमिक्स में इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि वर्क और हीट का इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, जो लॉज इसमें लगते हैं। अब आपको बताता हूं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते किसे हैं। तो देखिए, जो असेंबली का मतलब होता है कई सारे पार्टिकल्स को इकट्ठा कर लेना। तो कई सारे पार्टिकल्स को इकट्ठा करके हम असेंबली बनाते हैं, जिसके अंदर आपका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का एक स्पेशल वैल्यू होता है, मतलब कुछ वैल्यू होता है। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम।
एक ऐसा सिस्टम लिया जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, असेंबली मतलब इकट्ठा किए हैं लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, और उनका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या कुछ वैल्यूज है, तो इसे हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक जो सिस्टम होता है, मोटे तौर पे अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए एक ओपन सिस्टम है जिसमें जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब सी रखी हुई है, बीकर सा रखा है, इससे अंदर से वेपर बाहर जा सकती है, तो मास भी ट्रांसफर हो सकता है और हीट भी एक्सचेंज हो सकती है, मास ट्रांसफर और हीट एक्सचेंज। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम। दूसरा होता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में इसको आपने ढक्कन लगा दिया तो यहां पर मास ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, हीट जरूर ट्रांसफर हो जाएगी, तो मास ट्रांसफर नहीं हो पाएगा लेकिन हीट ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसे सिस्टम को आप बोलते हैं क्लोज सिस्टम। एक तीसरा सिस्टम होता है आइसोलेटेड सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, ना मास ट्रांसफर होता है, बंद है, और इसके बाहर यहां पर हम लगा देते हैं नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग मटेरियल, तो हीट एक्सचेंज भी नहीं होता। तो जहां ना मास एक्सचेंज है ना हीट एक्सचेंज है, ऐसे सिस्टम को बोलते हो आइसोलेटेड सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में तीन तरह के आपके मामले हमने आपको समझाए। अब सराउंडिंग क्या होता है, जो आपका सिस्टम है, इस सिस्टम के बाहर जो इसकी सराउंडिंग है, जो डायरेक्ट इंपैक्ट कर देती है इस सिस्टम को, उसे हम बोलते हैं सराउंडिंग। यानी उसके बाहर का वातावरण जो डायरेक्ट इंपैक्ट कर सकता है उस सिस्टम को, दैट इज नोन एज ए सराउंडिंग। ये सारे टर्म आपको क्लियर होने होंगे तभी ये चैप्टर समझ में आएगा, वरना ऊपर से निकल जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए उसकी स्टेट को हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म में बताते हैं। तो ये प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना, और कहना चाहें तो उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है वो भी हम डिफाइन करते हैं। तो ये हो जाते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। तीन मोटे पे लिखा मैक्रोस्कोपिक, एक इंटरनल एनर्जी भी होती है जो हम आगे पढ़ेंगे, चार ही काफी हैं हमारे कोर्स के अनुसार। तो इससे आप किसी भी स्टेट को, यानी जो सिस्टम है थर्मोडायनेमिक, अगर उसकी पीवीटी की वैल्यू लिख देते हैं तो आप कह सकते हैं कि इसकी हमने स्टेट पहचान ली कि किस अवस्था में यह है। जैसे एक सिस्टम मान लीजिए लिया है, इसका कुछ प्रेशर की वैल्यू, कुछ वॉल्यूम की वैल्यू, कुछ टेम्परेचर की वैल्यू लिख दी, तो आप कह सकते हो ये इस सिस्टम की स्टेट नंबर 1 है या स्टेट है। तो जब भी हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट, तो उसका मतलब है कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का एक ग्रुपिंग है कि इतना प्रेशर है, इतना वॉल्यूम है, इतना टेम्परेचर है इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, ऐसे पहचानना है। तो ये क्या करता है, ये हमारे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बिहेवियर को पीवीटी बताते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की क्या बिहेवियर है थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, और ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहलाते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल हैं। अब इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, देखिए किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में मैथमेटिकल रिलेशन होता है उसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो देखिए प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन है, तो ये एक इक्वेशन ऑफ स्टेट है आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। बड़ी सिंपल सी बात है, पीवीटी के अंदर एक रिलेशन जो उस सिचुएशन को बता रहा हो। अच्छा, अब आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अगर कोई दो बॉडी या दो सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उनका टेम्परेचर सेम होता है। जब भी किन्हीं दो सिस्टम का टेम्परेचर सेम होगा वो थर्मल इक्विलिब्रियम में बोले जाएंगे। अगर ए बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो टी ए बराबर टी बी होगा, इसको पकड़ के रखिए। ये तो था थर्मल इक्विलिब्रियम। अब एक अगला इक्विलिब्रियम होता है जिसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये थर्मल इक्विलिब्रियम से भिन्न है। अब इसमें क्या होता है, आप देखें कि टाइम बदलने के साथ साथ, भाई आपने एक स्टेट, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम लिया है, उसका आपने कुछ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास बता रखा है और कंपोजिशन ऑफ द गैस बता रखा है। समय बदलता है और समय बदलने के साथ अगर उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर, उसका मास और उसका कंपोजिशन ऑफ द गैस नहीं बदलता तो आप कहते हैं कि ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम दोनों अलग बातें हैं, ये पकड़े रहिएगा आप समझ गए ना। तो यहां पर पीवीटी एंड एम डू नॉट चेंज विद टाइम, यहां कंपोजिशन ऑफ गैस भी लिख लीजिए, कंपोजिशन ऑफ गैस, यहां पर देखिए लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ द गैस।
तो अगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड कंपोजिशन ऑफ द गैस समय बदलने के साथ नहीं बदल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने बताया, थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम दोनों अलग बातें हैं, ये पकड़ के आपको रखना होगा। अब आ जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये 1931 में बनाया गया था, फॉवलर साहब ने बनाया था, आर.एच. फॉवलर। अब क्या है कि अभी बताएंगे आपको कि इसका नाम आखिर जीरोथ लॉ क्यों पड़ा। भाई फर्स्ट लॉ कह देते, सेकंड लॉ कह देते, थर्ड लॉ कह देते, जीरोथ लॉ क्यों कहा? अभी हम बात करेंगे इसकी भी, इसमें लिखा है जैसे आपको क्लैरिटी हो। पहले हम ये समझ लेते हैं कि जीरोथ लॉ आखिर है क्या। तो जो बातें लिखी हैं उसी को मैं समझा रहा हूं। यहां पर अगर कोई सिस्टम ए, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, जो कि सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है एंड बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी से सेपरेटली, यानी ए सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। अभी और एक्सप्लेन करते हैं। ये जब भी आपको जीरोथ लॉ पूछा जाए, ये डायग्राम जरूर बनाइएगा। ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम बी है, बीच में एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल वो वॉल होती है जो इंसुलेटिंग वॉल होती है, जहां पर हीट का एक्सचेंज अलाउ नहीं होता। और सी के बीच में डायथर्मिक वॉल है। डायथर्मिक वॉल का मतलब होता है कंडक्टिंग वॉल, यहां से आपस में हीट एक्सचेंज हो सकती है। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूं, जीरोथ लॉ क्या है, जो कि यहां पे मेंशन किया हुआ है कि ए अगर सी से, बी अगर सी से सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। समझे आप? अब देखिए यहां पर बताते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए कौन सी क्वांटिटी जिम्मेदार है। इसी लॉ में उसका वर्णन, उसके बारे में बताया गया है। तो द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस कि सिस्टम ए, वेदर ए सिस्टम ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सिस्टम बी और नॉट, इज द टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर वो फिजिकल क्वांटिटी है जो ये बताती है कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। टेम्परेचर सेम है तो ए और बी का टेम्परेचर सेम है तो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं है तो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब देखिए यहां पर हमने जो भाषा बोली थी जीरोथ लॉ के तहत, हमने बोला था कि ए सी से और बी सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ बी सी के बराबर होगा, क्योंकि ए सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ए सी का बराबर, बी सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो टेम्परेचर बी और सी का बराबर। अब मैथमेटिकली देखिए, जब टी ए बराबर टी सी और टी बी बराबर टी सी, तो यहां टी ए बराबर टी बी हो गया, यानी ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए क्योंकि इन दोनों का टेम्परेचर सेम आ गया। यही जीरोथ लॉ की कहानी है। और इस जीरोथ लॉ में क्या चीज निकल के आ रही है? टेम्परेचर। इस बारे में ये स्पेशल जानकारी आपको दे रहा है कि किसी भी सिस्टम को अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में होना है तो उसका टेम्परेचर, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि टेम्परेचर सेम होना होगा। तो ये टी ए बराबर टी सी और टी बी बराबर टी सी, तो टी ए बराबर टी बी होगा। यही आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसमें स्पेशल चीज यही है कि ये इसके साथ साथ टेम्परेचर के बारे में बताता है, और यही कारण था कि इसको हमको जीरोथ लॉ कहना पड़ा। अभी हम बताते हैं। तो यहां पर देखिए, मैं कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। जीरोथ लॉ के अंदर हमने ये बताया था कि कोई भी चीज अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उसका टेम्परेचर सेम होना जरूरी है। और यहां पर उसी बात को जिस्ट में लिख दिया कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर सेम है, यानी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि टेम्परेचर सेम है, तो वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये जानकारी, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, आपको जीरोथ लॉ से मिलता है। और यही कारण बन गया था इसको जीरोथ लॉ रखने का, क्योंकि क्या था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑलरेडी बन चुके थे। उसके बाद 1931 में आर.एच. फाउलर ने जब ये लॉ बनाया तो जीरोथ लॉ में टेम्परेचर की बात कही गई। अब टेम्परेचर का इस्तेमाल तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ में भी हो रहा है, इसलिए इसको पहले लॉ से पहले रखना था, क्योंकि भाई इस लॉ का इस्तेमाल एक तरीके से टेम्परेचर का फर्स्ट लॉ में भी हो रहा, तो उसे पहले आना चाहिए। और फर्स्ट लॉ से पहले गिनती कौन सी आती है? जीरोथ लॉ। इसलिए इसका नाम जीरोथ लॉ रखा गया। वरना आप सोच सकते हैं कि थर्ड लॉ रख देते, लेकिन अब ये अजीब लगता है कि थर्ड लॉ का इस्तेमाल पहले लॉ में हो रहा है।
अजीब नहीं है, जबकि आप कह सकते हैं कि जीरोथ लॉ का पहले लॉ में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसका नाम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रखा गया। उम्मीद करते हैं ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके दिमाग तक पहुंचा होगा। अच्छा, अब देखिए इस के अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर 3 क्वांटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं: हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। इन तीनों क्वांटिटीज को, हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क को हम अच्छे से समझेंगे जैसे ये थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है वो हमारी पकड़ में आ जाए। आइए देखते हैं। पहले बात करते हैं इंटरनल एनर्जी। तो जो इंटरनल एनर्जी जो गैस की होती है वो किस चीज पे डिपेंड करती है? वो मॉलिक्यूलर मोशन और मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। जो मॉलिक्यूल्स हैं ना गैस में, वो कितना मोशन कर रहे हैं। मोशन की वजह से जो इनके अंदर इंटरनल एनर्जी होती है उसको बोलते हैं इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, यह भी लिखा है। और मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो इंटरनल एनर्जी होती है उसे बोलते हैं इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। और उन दोनों का सम, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल एनर्जी। ये देखिए यहां पर ये चीजें लिखी भी हैं जैसे नोट्स के तौर पे आप बातों को पकड़ पाए। ये देखिए, मॉलिक्यूलर मोशन का मतलब कि द एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन इज कॉल्ड इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, यूके। यू लिखा, सबस्क्रिप्ट के लगा दिया। और ये जो आपका मॉलिक्यूलर मोशन है ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। ट्रांसलेशनल, बॉडी ऐसे मॉलिक्यूल चल रहा है, वाइब्रेशनल अपनी जगह हिल रहा है, रोटेशनल अपनी जगह घूम रहा है। तो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल कोई भी मोशन हो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। किसमें? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस में। और दूसरी बात जब करेंगे मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन की, तो इससे आपकी जो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, यू और सबस्क्रिप्ट लगा देंगे पी, है ना, नीचे छोटा सा पी लिख दिया है। अब इन दोनों इंटरनल एनर्जीज को, काइनेटिक इंटरनल एनर्जी और पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी को जब आप जोड़ देते हैं तो आपको मिल जाती है टोटल इंटरनल एनर्जी। अब इसके बारे में 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दें, आगे भी मैंने उसके ऊपर काफी इंफेसाइज किया है जिससे बातों को पकड़ पाए। जो इंटरनल एनर्जी होती है किसी गैस की, वो बेटा स्टेट वेरिएबल होती है। स्टेट वेरिएबल होने का मतलब क्या है? किस रास्ते से आप पहुंच रहे हैं उस स्टेट पर, ये मटेरियल होता है। केवल स्टेट से मतलब है। जैसे मान लीजिए एक स्टेट का मतलब है कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का पीवीटी को बताना। ये मान लीजिए P1 है, V1 है, T1 है। आप मान लीजिए स्टेट नंबर 2 में गए और फिर स्टेट नंबर 3 में गए। ये स्टेट नंबर 3 है। स्टेट 2 का मतलब है P2, V2, T2 और स्टेट 3 का मतलब है P3, V3 और T3। तो आप यहां से चले आए यहां, या यहां से चले आए यहां, स्टेट 2 से स्टेट 1 में आ जाए या स्टेट 3 से स्टेट 1 में आ जाए, यहां आने पर आपको जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो वही मिलेगी। लेकिन अगर आप यहां से स्टेट 2 से यहां आएंगे तो जो हीट या वर्क आपको करना पड़ेगा वो डिफरेंट होगा, Q1 और W1। आगे मैंने इसको बनाया भी है, और यहां अलग करना पड़ेगा। तो हमने क्या सीखा कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो स्टेट वेरिएबल है। जिस स्टेट में ये है कहीं से पहुंच जाओ वही मिलेगी। लेकिन जिस रास्ते से आ रहे हो वो मटेरियल नहीं है इंटरनल एनर्जी के लिए। लेकिन जो हमारी हीट होती है, यहां लिखा नहीं है, आगे मैं बात करूंगा, यह लिखा है हीट एंड टेम्परेचर इज नॉट द स्टेट वेरिएबल। यानी हीट या टेम्परेचर या वो दोनों स्टेट वेरिएबल नहीं है। जिस रास्ते से वापसी करोगे वो मैटर कर जाता है हीट और टेम्परेचर में, या हीट या वर्क डन में। समझ गए होगे? जबकि जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल स्टेट पे डिपेंड करती है कि भाई इस स्टेट में हो तो कहीं से, अपने घर पे हो तो ये इंटरनल एनर्जी है, कहीं से घूम घाम के आ जाओगे तो यहां पहुंच गए यानी शांति मिल गई, ऐसे समझ लीजिए आप पकड़ते हुए। अच्छा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस को और आगे लेके चलते हैं, और अब हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस के लिए। तो आप जानते हैं इसमें बहुत कुछ लिखा, बड़े आसानी से आपको बता देते हैं। जो आइडियल गैस होती है आपको मालूम होगा, उसके अंदर हम ये मान के चलते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, यानी अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल जीरो है आइडियल गैस के अंदर, है ना। इस वजह से इनकी जो पोटेंशियल, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। तो वो क्योंकि वो डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी पर, दोनों के बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच कोई इंटरनल अट्रैक्शन का फोर्स नहीं, इसलिए क्या हो जाता है, यूपी की वैल्यू आइडियल गैस में जीरो हो जाती है। अगर आप इसके अंदर यूपी की वैल्यू जीरो रखोगे
तो U बराबर UK आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो प्योरली काइनेटिक होती है, काइनेटिक इंटरनल एनर्जी। ये बात देखिए यहां पे मैंने हाईलाइट भी की है। इन केस ऑफ एन आइडियल गैस वी अज्यूम दैट इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज जीरो, देयरफॉर नो वर्क इज डन व्हाटसएवर इन चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। यानी मॉलिक्यूल्स का कॉन्फ़िगरेशन आप दूर कर दें, पास कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कोई अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए इसका यूपी जीरो होता है, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो इसकी जो टोटल एनर्जी है, इंटरनल टोटल एनर्जी, वो टोटली इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है, वो टेम्परेचर पे पूरी तरह से डिपेंड करती है। तो हेंस इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस कंसिस्ट ऑफ ओनली इंटरनल काइनेटिक एनर्जी विच डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो अब आप बात ये ध्यान कर लीजिए कि आइडियल गैस में अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो इंटरनल एनर्जी बदलेगी, क्योंकि यूके जो है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी वो टेम्परेचर डिपेंडेंसी शो करती है, और टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगी। तो आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी बदलना है तो टेम्परेचर ऑफ द गैस बदलना होगा। अगर टेम्परेचर आप नहीं बदल पाए तो इंटरनल एनर्जी नहीं चेंज होगी इन द केस ऑफ आइडियल गैस, है ना। बात समझ में आई होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके दिमाग तक पहुंचना चाहिए। अब ये 2 वेज ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, ये मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया था कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को चेंज करने की 2 तरीके हैं, हीट और वर्क। या तो आप हीट दे दीजिए, उसको दे दीजिए या ले लीजिए और वर्क करा लीजिए या उस पर कर दीजिए। जब ये स्टेट का मतलब है, जैसा मैंने बताया था कि इसका P1 V1 T1 है और ये स्टेट 2 है तो P2 V2 T2 है, और ये P3 V3 और T3 है। तो अगर हमें इससे ये स्टेट अचीव करनी है तो कुछ हमें वर्क डन या इसको हीट देनी पड़ेगी, और सेकंड नंबर से फर्स्ट में आना है तो कुछ वही हीट और वर्क का लेन देन करना पड़ेगा। यहां पर ये दूसरी बात हाईलाइट मैंने की है, 2 से 1 में आते हो तो Q1 W1 अलग मिलता है, और 2 से 3rd में आके 3rd से 1 में आते हो तो Q2 W2 अलग मिलता है। यानी ये जो चीजें हैं हीट और वर्क डन, ये स्टेट वेरिएबल नहीं होते कि इस स्टेट में पहुंच गए, कहीं से भी पहुंचो तो यही चीज मिले Q और W। नहीं, किस तरीके से पहुंचे इस पे डिपेंड कर जाता है Q और W। तो हीट एंड वर्क डन इज नॉट द स्टेट वेरिएबल, जबकि यहां पे मैंने लिखा भी अभी आएगा कि जो इंटरनल एनर्जी थी वो आपका स्टेट वेरिएबल होता था। अब देखिए यहां पर जो डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क, हीट ये जो डायग्राम है ये पूरी बात इसकी कह देता है कि देखिए हीट फ्लो कब होता है जब टेम्परेचर डिफरेंस हो, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट जाती है। वर्क डन के लिए टेम्परेचर डिफरेंस की जरूरत नहीं होती। तो देखिए एनर्जी ट्रांसफर के 2 मोड्स, अगर टेम्परेचर डिफरेंस है ज्यादा से कम की तरफ हीट जाएगी, वर्क के लिए कोई टेम्परेचर डिफरेंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। हीट जब देते हो तो मॉलिक्यूलर रैंडम मोशन होता है, अगड़म बगड़म मॉलिक्यूल्स घूमते हैं। वर्क में मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइज्ड मोशन होता है, जब आप किसी पे वर्क करते हैं तो एक ऑर्गेनाइज्ड मोशन होता है। इस बात का यही सब लिखा है, इसका मैंने फोटो बना दिया है तो आप समझ गए हीट और वर्क अलग बातें हैं। हीट के लिए टेम्परेचर डिफरेंस, वर्क के लिए कोई टेम्परेचर डिफरेंस की आवश्यकता नहीं है। हीट में मॉलिक्यूलर रैंडम मोशन और वर्क में मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइज्ड मोशन। बड़ी अच्छी बात। अब देखिए ये फिर से लिखा, हीट एंड वर्क आर नॉट द स्टेट वेरिएबल्स। हीट और वर्क स्टेट वेरिएबल्स नहीं होते, इंटरनल एनर्जी स्टेट वेरिएबल होती है। ये इंपॉर्टेंट बहुत है इसलिए कई बार रिपीट किए हैं। अब यहां पे क्या होता है, साइन कन्वेंशन जो थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स में है, जो साइन कन्वेंशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको बताते हैं। ये केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन से अलग होता है, उल्टा होता है कई जगह। तो केमिस्ट्री की बात केमिस्ट्री तक रखेंगे, फिजिक्स की बात फिजिक्स तक रखेंगे। अब देखिए यहां पर इसी का मैंने हाथ से लिख दिया है, अगर कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो पॉजिटिव देंगे साइन, अगर हीट रिलीज कर रहा है तो नेगेटिव साइन देंगे, हीट्स गिवन आउट माइनस साइन। अगर वर्क सिस्टम कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम तो पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम तो नेगेटिव।
अगर इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव, अगर इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव। तो ये जो साइन कन्वेंशन है ये आपको मालूम होने बहुत आवश्यक है, वरना गफलत हो जाएगी। फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स के साइन कन्वेंशन केमिस्ट्री से थोड़े अलग हैं। ठीक, इसको पकड़ के रखिएगा, याद करके रखिएगा। अब आता है इंडिकेटर डायग्राम। अगर हमें ग्राफिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें दो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में, जैसे यहां प्रेशर और वॉल्यूम की बात की गई है, तो ऐसे ग्राफिकल रिलेशन को हम इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं। ये बात यहां सब लिखी है कि विद द हेल्प ऑफ टू थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उसको इंडिकेटर डायग्राम बोलेंगे। साथ में ये एरो लगा देते हैं, जैसे यहां पर ये जो बात लिखी है उसी को यहां समझा देते हैं। इसमें देखिए प्रेशर, दो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है प्रेशर और वॉल्यूम। शुरुआत में यहां पर एक गैस थी जिसका P1 V1 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल था, और उसके बाद ये P2 V2 B जो है वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हो गया। तो पहले से दूसरे की तरफ, ए से बी की तरफ आप एरो लगा देंगे। ऐसे जब एरो लगा देंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि पहली स्टेट ए थी और बाद की स्टेट बी है, ए से बी की तरफ जा रहे हैं। यहां पर देखिए वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है V1 से V2, इसका मतलब है कि ये एक्सपेंशन हो रहा है, और वॉल्यूम घटेगा तो कंप्रेशन होगा। यहां पर देख लीजिए, यहां पर आपने एरो ऐसे लगाया है, पीवी बना रखा है इंडिकेटर डायग्राम, और ऐसे लगाने का मतलब है कि ए इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट बी है। क्योंकि वॉल्यूम V1 हमारा V2 से बड़ा है या V2 कम है, इसलिए ये वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी ये कंप्रेशन है। तो इन एक्सपेंशन या कंप्रेशन को इस तरीके से एरो से हम पहचान लेते हैं। एरो ये बताता है कि किस स्टेट से किस स्टेट की तरफ जा रहे हैं। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन है, वॉल्यूम घट रहा है तो कंप्रेशन। बड़ी अच्छी सी बात समझ में आई। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीवी डायग्राम क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। अगर इस पीवी डायग्राम के अंदर ये एरिया निकाल देते हैं तो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम निकल आता है, यानी सिस्टम कितना काम कर रहा है। अगर ये एक्सपेंशन है तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा, अगर ऑन कंप्रेशन है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा। लेकिन कुल मिला के हमें ये वर्क डन दे देता है कि एरिया अंडर द पीवी डायग्राम गिव्स वर्क, और यही पीवी डायग्राम की इंपॉर्टेंस है, पीवी इंडिकेटर डायग्राम की। अब देखिए वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ द गैस, ये जब गैस एक्सपैंड हो रही है उस समय वर्क डन कितना होता है उसका फॉर्मूला निकालने वाले हैं हम लोग। तो यहां देखिए कंसीडर किया है गैस जो इस कंटेनर में कंटेन्ड है, सिलेंडर में। जिस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कितना है बेटा? A, प्रोवाइडेड विथ ए फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, ये पिस्टन लगा है जो मूव कर सकता है और साथ में फ्रिक्शन लेस है। अब क्या करते हैं, लेट P बी द प्रेशर ऑन द पिस्टन। ये जो गैस है वो प्रेशर दे रही है इस पिस्टन को P, प्रेशर ऑफ द गैस। तो मान लेते हैं इस प्रेशर की वजह से ये पिस्टन थोड़ा सा स्मॉल डिस्टेंस dx ऊपर खिसक गया है, तो उसका हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन कैसे निकालते हो? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हमें फोर्स चाहिए, तो फोर्स क्या हो गया? ये पिस्टन पर ये गैस कितना फोर्स लगा रही है, तो F इज इक्वल टू P इंटू A। प्रेशर P है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, आप जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू F बाई A होता है, तो F इज इक्वल टू P इंटू A। अब वर्क डन कितना हो गया? ये जो dx पिस्टन को खिसका दिया है, स्मॉल वर्क डन कितना आया? dw फोर्स इंटू dx। अब यहां पर फोर्स को हमने ऊपर से लिख दिया P इंटू A इंटू dx। अब ये देखिए A इंटू dx जो होता है वो तो dv हो जाएगा, वॉल्यूम एरिया और छोटा सा लेंथ dx, तो ये dv हो गया, तो P dv। तो छोटा सा वर्क डन कितना हो गया? P dv के बराबर। अब अगर वॉल्यूम में चेंज हम कर रहे हैं, इसको V1 से V2 तक चेंज कर रहे हैं, तो हमारा पूरा वर्क डन कितना हो जाएगा? इसी वाले को हम कर देंगे इंटीग्रेट, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dW या V1 टू V2 P dV। ये आ जाएगा आपको वर्क डन जब गैस वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन या गैस के समय। ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला केवल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। आप जब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे आगे जेई का या नीट का, तो ध्यान रखिएगा जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं हम सीखेंगे आज इस चैप्टर में। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही ये फॉर्मूला वैलिड है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं होता। ठीक है, तो आप समझ गए कि वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन कैसे होगा।
P इंटू डी का इंटीग्रेशन निकाल के आप कर लेंगे। डेरिवेशन आप नोट कर सकते हैं बेटा पॉज करके, और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा जैसा मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में। अरविंद एकेडमी ऐप डाउनलोड करो, फ्री पीडीएफ अवेलेबल है वहां पर। अब देखिए नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। नॉन साइक्लिक प्रोसेस होता है कि आप जहां से स्टार्ट किए हैं घूम कर वहां पर नहीं पहुंचे। साइक्लिक प्रोसेस है घूम के वहीं पहुंचे, अभी इसके बाद मिलेगा। नॉन साइक्लिक है कि ए से अगर स्टार्ट किए हैं तो ए तक घूमकर नहीं पहुंचे, दैट इज साइक्लिक नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ए नॉन साइक्लिक प्रोसेस इज वन इन विच द सिस्टम डज नॉट रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट। ये थोड़ी सी प्रोफेशनल या साइंटिफिक लैंग्वेज हो गई। और यहां पे अगर हमें वर्क डन निकालना होता है, यहां पे क्या, अगर मैं एरो ऐसे बना दूं तो ये एक्सपेंशन हो रहा है, तो पीवी इंडिकेटर डायग्राम का एरिया अंडर द कर्व हमें देता है वर्क डन। यानी वर्क हो गया एरिया ए बी सी डी ए, ये जो एरिया है ये हमको वर्क डन देने वाला है। तो ये W इज इक्वल टू V1 टू V2 PdV एरिया अंडर पीवी डायग्राम। तो हमें जब भी एरिया निकालना होगा, एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम, और उस पे कंप्रेशन तो ऑन द सिस्टम। ये बातचीत हम लोग करते रहेंगे। अब मान लीजिए साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है कि जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो घूम कर आपकी इनिशियल स्टेट में आ जाता है, इनिशियल स्टेट में आ जाता है। ए से चला है, ए से बी तक गया, ये देखो एरो है, और बी से वापस ए पे चला गया। तो जहां से चला था वहीं वापस पहुंच गया है। तो इसमें वर्क डन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? बहुत सरल, थोड़ा सा डेरिवेशन है 2 लाइन का, वो भी कर लेते हैं। तो वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, ये देखिए ए से बी आप जा रहे थे तो एक्सपेंशन है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा है। तो वर्क डन कितना हो गया? एरिया अंडर द कर्व। तो वर्क डन हो गया एरिया ए बी सी डी ए। तो एरिया ए, ये एक्स भी लिख दो, ए एक्स, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो सकता है, तो ए एक्स बी सी डी ए ये लिख दिया। अब वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन, यानी बी टू ए जब चले हो, ये वॉल्यूम देखिए यहां से यहां पहुंच गए, यानी कम हो गया, तो कंप्रेशन है। तो कंप्रेशन में हम माइनस, क्योंकि ऑन द सिस्टम हो गया, ये वर्क डन माइनस हो जाएगा। तो माइनस एरिया बी वाई ए डी सी बी, ये हो। अब नेट वर्क डन निकालना होगा तो दोनों के एरियाज को हम जोड़ देंगे। जब इसमें और ये एरिया जोड़ोगे माइनस साइन के साथ, तो केवल इतना एरिया, भाई इतने एरिया में से ये एरिया घटा दो नीचे वाला, तो यही तो बचा इसके अंदर का, वही लिख दिया नेट वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। और यहां आ जाएगा, इस समय पॉजिटिव एरिया आ रहा है ए एक्स बी वाई ए, इसके ये लूप के अंदर का एरिया आ रहा है। बहुत अच्छी बात। अब कुछ खास बातें लिखते हैं जो आपको तेजी से न्यूमेरिकल निकालने में मदद कर सकती हैं। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो एरिया ऑफ लूप क्या देगा? वर्क डन। न्यूमेरिकली क्या देगा? वर्क डन के बराबर। दूसरी बात, अगर लूप क्लॉकवाइज चल रहा है, घड़ी चलने की दिशा में जैसे ये चल रहा है, तो हमारा वर्क डन होता है पॉजिटिव। और पॉजिटिव वर्क डन का मतलब होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो पॉजिटिव वर्क डन या वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर यही लूप एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो वर्क डन निगेटिव होगा, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये बातें आपको तेजी से सवाल करने में मदद करेंगी। और इस साइक्लिक प्रोसेस में लूप का एरिया वर्क डन देगा, प्लस है कि माइनस, इससे पहचान लेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड जो आपको काफी मदद करने वाली है। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस PQRSP, PQRSP, यानी ये साइक्लिक है, घूम के वापस इनिशियल स्टेट में आ गया है। फाइंड द नेट वर्क डन ऑन द सिस्टम। नेट वर्क डन हमको निकालना है। तो आप जानते हैं कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में जो लूप का एरिया होता है वही वर्क डन होता है। और साथ में देखिए तो इसका मूवमेंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी निगेटिव वर्क डन। तो ये निगेटिव वर्क डन आएगा, जिसका मतलब है कि वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा है। आइए देखते हैं। एज द लूप इज ट्रेस्ड एंटी क्लॉकवाइज, द वर्क डन, द एरिया ऑफ द लूप इज टेकन एज नेगेटिव। मैंने आपको जो समझाया है, इसका मतलब है नेट वर्क डन इज ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम होता है तभी नेगेटिव होता है। अब ये एरिया ऑफ द लूप निकाल लीजिए, मतलब ये जो रेक्टेंगल सा बना इसका एरिया निकाल मालिए, वो निकालना आप जानते हैं, माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ PQ इंटू QR।
अब पी क्यू की बात कर ले तो ये पी का मतलब है 100, क्यू का मतलब है 300, तो 300 में 100 घटा दीजिए, ये डिस्टेंस बीच की आ जाएगी 300 माइनस 100 सेंटीमीटर क्यूब। और यहां के लिए ये है 200 किलो पास्कल और क्यू है 100 किलो पास्कल, तो 200 में से 100 किलो पास्कल घटा दीजिए। अब ये हो गया 200 और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज मार दो, तो ये 1 सेंटीमीटर में होता है 10 की पावर -2 मीटर, तो 10 की पावर -6 मीटर क्यूब हो गया। किलो पास्कल में किलो को 10 की पावर 3 लिख दिया। अब इसको आप काट पीट डालिए, बस 0 0 है, निपट जाएंगे आराम से, और ये वैल्यू आ जाएगी -20 जूल। -20 जूल का मतलब यही है कि वर्क डन इज ऑन द सिस्टम। और देखिए कितने आराम से सवाल हो गया, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत पूछा गया है, पूछा जाता रहेगा, है बहुत सरल। एक एक बातें आपको समझ में आ गई होंगी, आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, और पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको बताया है वीडियो के शुरू में, अरविंद एकेडमी ऐप डाउनलोड करके पीडीएफ फ्री में ले सकते हैं। अब आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को कोई हीट आप सप्लाई कर रहे हैं, तो हीट सप्लाई कर रहे हैं और वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम वर्क डन करने के कैपेबल है, यानी वर्क डन कर सकता है, तो वो क्या करेगा, इस हीट का जो आप सप्लाई कर रहे हैं वर्क डन करने में काम करेगा और अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में काम करेगा। यानी उस वर्क डन के दो तरीके से काम लेगा, एक तो वर्क डन करने में और दूसरा अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। इसी को आप बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये अधिकतर जगह लग जाता है ये, क्योंकि ये सिंपली आप देखें तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। जो आप हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, उसके दो पार्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में प्लस आपको वर्क डन करने में। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, डेल्टा क्यू का मतलब है जो हीट सप्लाई की जा रही है थर्मोडायनेमिक सिस्टम को। अगर आप हीट निकाल रहे हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम से तो माइनस लगा दीजिएगा। इसी तरीके से वर्क डन बाय द सिस्टम है, अगर ऑन द सिस्टम है तो माइनस आ जाएगा। इसी तरह से इंटरनल एनर्जी बढ़ती हुई है, अगर बढ़नी है तो पॉजिटिव और घटनी है तो नेगेटिव, सिर्फ साइन आप रख दीजिएगा। दिस इज वेरी सिंपल लॉ। इसका जो एप्लीकेशन है बड़ा मजेदार रहता है। आइए इस एप्लीकेशन पे भी बेस्ड एक दो सवाल है वो मैम करवाएंगे। अच्छा, लिमिटेशन देख लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, आपके यहाँ पूछी जाती है। तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये ट्रांसफर ऑफ हीट का डायरेक्शन को नहीं बताता। जैसे हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है, हीट लो से हाई की तरफ क्यों नहीं जाती, इसका एक्सप्लेनेशन ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको नहीं देता कि व्हाई हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी टू ए हॉट बॉडी। कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट क्यों नहीं जाती, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा क्या है कि ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता सोर्स ऑफ हीट के बारे में, वेदर इट इज ए हॉट और कोल्ड बॉडी। इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जैसे एक व्हील है, एक पहिया है जो घूम रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, फ्रिक्शन की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है और ये पहिया रुक जाता है। अब ये इस बात को बताने में सक्षम नहीं है कि हीट को वापस हम इसको देकर इसकी काइनेटिक एनर्जी रिस्टोर क्यों नहीं कर लेते, कि हम हीट को इसको वापस कर दें और फिर से पहिया चलने लगे, ऐसा क्यों नहीं हो पाता, ये भी हम नहीं बता पाते। कुल मिला के आप लिख सकते हैं कि हीट के सोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ये। अगली बात क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ गिव्स नो आइडिया अबाउट द एक्सटेंट ऑफ चेंज हीट टू मैकेनिकल वर्क। ये भी नहीं बताता कि जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हीट का वर्क में कन्वर्जन या वर्क का हीट में कन्वर्जन यही थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं मेजरली हम लोग, तो हीट को किस एक्सटेंट तक वो वर्क में कन्वर्ट कर देगा इसकी जानकारी नहीं देता। कोई भी ऐसी हमारे पास अभी तक सिस्टम नहीं मिल पाया है कि पूरी हीट जो है वो टोटली वर्क में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता पाता। ये नोट्स के तौर पे आपको सब मिल जाएगा। ठीक, बात पकड़ में आई होगी। ये लिमिटेशंस हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। अब आगे देखिए, इस पे एक न्यूमेरिकल है, वो भी कर लेते हैं जिससे अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाए। तो यहां है 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट द सेम टेम्परेचर, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप या स्टीम बना रहे हो। इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्टीम, जो स्टीम का वॉल्यूम है वो 1671 सेंटीमीटर क्यूब है,
1671 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, हमें क्या डेल्टा यू निकालना है। आप थर्मोडायनेमिक का बिहेवियर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू लिखते हैं, तो आप डेल्टा यू हमको निकालना है, यानी डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू को ढूंढ निकालना है। लेटेंट हीट ऑफ द स्टीम दे रखी है 2256 जूल पर ग्राम, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी कहानी दे रखी है जिसपे ये कांड हो रहा है। आइए देखते हैं कैसे इस सवाल को करोगे। तो मास ऑफ वाटर दिया है 1 ग्राम, जो कि किलोग्राम में हो गया 10⁻³ किलोग्राम। अब देखिए लेटेंट हीट ऑफ स्टीम भी दे रखी है 2256 जूल पर ग्राम। हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम में, ऐसा ही सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो 2256 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम हो गई इसकी लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। अब देखिए वेपर का जो वॉल्यूम दे रखा है वो 1671 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको आप मीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये स्टीम का वॉल्यूम आ गया। अब हमें वाटर का वॉल्यूम चाहिए, तो वाटर का वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। मास हो गया 10⁻³ किलोग्राम, और पानी का डेंसिटी होता है 1000 एसआई सिस्टम में। 1000 से इसको कर दिया डिवाइड, तो ये वैल्यू हो गई 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अब ये क्यों हमने VW VS निकाला अभी आपको दिखने वाला है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है dQ इज इक्वल टू DW प्लस DU प्लस DW, चाहे डेल्टा लिखो चाहे D लिखो, ये थोड़ा भी चेंज है तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। अब ये DQ तो DQ, DU DU, और DW को हमने देखा था प्रेशर इंटू DV लिख सकते हैं। ये चेंज इन वॉल्यूम यहीं से निकलेगा, तो प्रेशर इंटू डीवी लिख दिया। अब अगर हम बात करें तो कितनी हीट आपको सप्लाई करनी पड़ी पानी से स्टीम बनाने में, ml। स्टेट चेंज जब होता है तो हीट देनी पड़ती है या लेनी पड़ती है ml के बराबर, है ना, m इंटू लेटेंट हीट। और du तो du हो गया प्रेशर, और वॉल्यूम ऑफ स्टीम माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये आपका हो गया V2 माइनस V1। अब यहां देखते हैं du की वैल्यू देखिए यहां से कितनी हो गई, ml माइनस P Vs माइनस VW। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दी जाए तो m की वैल्यू हो गई 10⁻⁻3, ये लिखा हुआ है। लेटेंट हीट ऑफ वेपर स्टीम ये लिखी हुई है, मेंशन कर दी ml, माइनस प्रेशर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ स्टीम माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए और इसको भी यहां से सॉल्व कर लीजिएगा, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा आपका। और इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू फाइनली आपकी आ जाएगी 2086.829 जूल। ये आपका देखिए ये क्या है, ड्यू पॉजिटिव में है तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गई। इस तरह से बड़ा अच्छा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्लैरिटी मिलती है, आपके दिमाग में भी कॉन्सेप्ट रहेगा। इस तरीके से काम मैं हटता हूं, इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात पूरी तरह से पकड़ पाए होंगे आप। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस के बारे में कुछ बातें याद ताजा करा देते हैं, जैसे बातें आगे समझ में आए। देखिए एक पढ़ा था हम लोगों ने, पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का मतलब होता है किसी मटेरियल को का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए या यूनिट इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है उसको बोलते हो हीट कैपेसिटी। यानी कैपिटल एस एनसीईआरटी में सिंबल यूज है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये हीट कैपेसिटी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट लगी। फिर होती थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है कि यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए, यहां मास का इन्वॉल्वमेंट कर दिया है, तो यूनिट मास का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए उसे बोलते हो एस, डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। एक तीसरी आपके पास होती थी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए उसको बोलते थे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहां एन है नंबर ऑफ मोल्स, जैसा आपने याद होगा या पिछले चैप्टर से पढ़े होंगे तो ध्यान होगा। तो ये आपकी मोटे तौर पे 3 स्पेसिफिक हीट्स लिख दी। अब अगली बात देखिए क्या होता है, जो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस होती है वो यूनिक वैल्यू नहीं होती है, वो कोई भी जो एस है या सी है
मोलर स्पेसिफिक हीट, ये कोई भी वैल्यू ले सकती है, 0 ले सकती है, इंफिनिटी ले सकती है, माइनस ले सकती है, प्लस ले सकती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी आप हीट देते हैं उस गैस का वॉल्यूम और प्रेशर बदलता है, इसलिए टेम्परेचर के साथ जब इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो वॉल्यूम प्रेशर बदलता है, तो वो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट लगने वाली है वो बदलती रहती है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि जो डिफरेंट कंडीशंस पे डिपेंड करती है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है गैस की। तो गैस की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो यूनिक वैल्यू नहीं लेगी, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में, सिचुएशंस में अलग अलग वैल्यू लेगी। इसी को देखते हुए दो तरह की प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज डिफाइन की गई हैं। एक होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसे सीवी बोलते हैं, और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसे सीपी बोलते हैं। ये सीवी और सीपी, अब देखिए इसी के बारे में लिखा है कि सीवी क्या चीज है। तो 1 मोल गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम जितनी हीट लगेगी उसे सीवी बोलोगे आप। यहां पे लिखा भी है 1 मोल होना चाहिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है और उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होना है, उस समय जितना हीट लगेगा दैट इज सीवी। ये बातें लिखी हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 mole of a gas through 1 degree centigrade at constant volume is CV। इसी तरीके से सीपी की बात करें, 1 मोल गैस का 1 यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर जितना आपको हीट देना पड़ेगा वो सीपी। तो यही सीपी हो गई, यहां पे डेफिनेशन भी लिखी, पकड़ पाइए। सीवी सीपी हमने देखा। अब यहां पर हम देखेंगे कि सीपी हमारी सीवी से बड़ी होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं कि भाई लॉजिक बताइए, कॉन्सेप्ट बताइए। तो होता क्या है, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर, यानी वॉल्यूम नहीं बढ़ने दे रहे, जब आप हीट को सप्लाई करते हो तो जितनी हीट आप देते हो वो सारी की सारी उसका टेम्परेचर बढ़ाने में या गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्चा हो जाता है। सिर्फ वही काम करना रहता है उस हीट को, क्योंकि वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो वर्क डन वो करेगा नहीं, है ना। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डीवी। तो पी डीवी 0, डीवी 0 हो गया क्योंकि चेंज नहीं हो रहा। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो आप जितनी भी हीट सप्लाई करोगे वो उसकी टेम्परेचर को बढ़ाने में काम आएगा या इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस को बढ़ाएगा। अब दूसरी अवस्था देखिए, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा। अब कांस्टेंट प्रेशर में जब आप हीट को सप्लाई करते हो तो ये हीट 2 भागों में इस्तेमाल होती है। एक तो वॉल्यूम बढ़ाने में वर्क डन करती है, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं है, तो वॉल्यूम बढ़ाने में वर्क डन करने में खर्चा होगी। दूसरा क्या है, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्चा होगी। ये वॉल्यूम बढ़ाने में, वॉल्यूम बढ़ा तो वर्क डन करने में खर्चा हुई, और दूसरी यहां पर खर्चा हुई इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। और इंटरनल एनर्जी कभी तब बढ़ती है जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो जितनी हीट आप दे रहे हैं उसका 2 जगह उपयोग हो रहा है। तो टेम्परेचर, इसलिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ती है जिससे ये टेम्परेचर इंक्रीज हो पाए। सो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एडिशनल अमाउंट ऑफ हीट इक्विवेलेंट टू वर्क डन इज यूटिलाइज्ड। ये जो वर्क डन यूटिलाइज हो रहा है, तो hence more amount of heat is required to increase the temperature of 1 mole of a gas at constant pressure। क्योंकि उस जो हीट आप दे रहे हो उसके 2 पार्ट हो गए, या तो सिंगल पार्ट था, इसलिए ज्यादा हीट लग जाएगी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में। इसलिए हमेशा सीपी की वैल्यू सीवी से बड़ी होती, तो सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। अब देखिए एक रिलेशन होता है मेयर्स फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन भी करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। Cp माइनस सीवी इज इक्वल टू, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो R होता है उसके बराबर, Cp माइनस सीवी इज इक्वल टू R। और इसी का हम डेरिवेशन करने वाले हैं, इसी को हम बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। तो मेयर्स फॉर्मूला हम देखते हैं। कंसीडर कर लीजिए 1 मोल आइडियल गैस का, 1 मोल ऑफ द आइडियल गैस, तो जिसको हीट द गैस टू रेज द टेम्परेचर बाई डेल्टा टी। मान लीजिए इस गैस को आप हीट कर रहे हैं जिसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ने वाला है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहां वैल्यू लग जाएगी, जो हीट सप्लाई आप करेंगे वो 2 भागों में यूज होगा। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। भाई जो हीट देंगे इंटरनल एनर्जी में इस्तेमाल होगा और साथ में उसका वॉल्यूम भी बढ़ाएगा, पी इंटू डेल्टा वी। अब देखते हैं
कि भाई जब हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम होता है और अगली बार कांस्टेंट प्रेशर, उस समय ये कहानी क्या बदलाव लेती है। तो अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर दें तो देखिए, इफ डेल्टा क्यू इज एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, देखिए यहां पर डेल्टा वी जीरो कर दोगे तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू आ जाएगा। इस समय यहां पे दिख रहा है ना, डेल्टा वी जीरो डाला, तो एक तो ये रिलेशन हमको मिल जाता है। दूसरा, हमें ये पता था कि सीवी की जो डेफिनेशन होती थी, वो सीवी की डेफिनेशन क्या थी, याद करो, सीवी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन नंबर ऑफ मोल इनटू डेल्टा टी। यहां नंबर ऑफ मोल ले लिए, एक मोल, तो वो 1 हो गया, तो ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी आ गया, और कांस्टेंट वॉल्यूम है इसलिए सबस्क्रिप्ट में वी लिख दिया। जैसे हम पहचान पाए कि भाई डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी जो बात की जा रही है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे की जा रही है, लिख लिया। अब हमने डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू दिखाया, तो इस डेल्टा क्यू की जगह डेल्टा यू पुट कर दो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में। तो ये देखिए डेल्टा क्यू की जगह डेल्टा यू पुट कर दिया, तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी सबस्क्रिप्ट में वी। अब आप जानते हो जो आइडियल गैस होती है उसका टेम्परेचर ही रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरनल एनर्जी बढ़ाने घटाने के लिए। वी कांस्टेंट है कि नहीं है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं है तो फिर वी को हम लगा क्यों रखें, क्योंकि लगा है या नहीं लगा है रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं है, इसलिए हम इसको ड्रॉप कर देते हैं या निपटा देते हैं, और ये वैल्यू हो जाती है डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। इसका रीजन क्या है, बिकॉज इंटरनल एनर्जी ऑफ यू ऑफ एन आइडियल गैस इज ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, वी पर डिपेंड ही नहीं करती, वी का कोई लेन देन नहीं है। तो ये सीवी के लिए डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी आ गया। अब अगली चर्चा करते हैं कांस्टेंट प्रेशर के लिए। तो कांस्टेंट प्रेशर, अब मान लीजिए कि डेल्टा क्यू इज अब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। अब कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे तो सीवी सीपी की बात करो तो वही ये जो फॉर्मूला था सीपी पे वो भी यही होता है, बस एन की जगह 1 कर दोगे तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी और कांस्टेंट प्रेशर। अब डेल्टा क्यू की जगह ये पूरी वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि यहां तो कोई डेल्टा वी जीरो है नहीं। तो जब आप इस वैल्यू की बात करोगे तो ये डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट प्रेशर पे आ गए, और यहां पर आए तो क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए इस चेंज से बाहर आ गया, और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर हमने यहां पे लिख दिया। पी क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए बाहर कर दीजिए उसको, भाई वो फिक्स क्वांटिटी है, बात समझ में आपके आई होगी। अब ये डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी, वही रीजन कि प्रेशर का इंटरनल एनर्जी बढ़ाने घटाने में कोई रोल नहीं है, इसलिए पी को पी लगा है या नहीं लगा है कोई मतलब नहीं, तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी हो गया, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस होती है वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और ये पी हो गया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। यहां जो पी हटाया है वो वही बात लिखी है जो वहां लिखी थी। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन से इस इक्वेशन में ये इक्वेशन घटा देंगे आप। तो ये देखिए यहां पर सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में ये घटाओगे तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी कट गया, और ये वैल्यू हो गई पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़ाते हैं, काफी करीब पहुंच गए हैं। तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हम लोगों ने यहां पर ऑलरेडी डेराइव कर दिया था। अब देखिए फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस के लिए पीवी इज इक्वल टू आरटी होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टी के रेस्पेक्ट में, है ना, फॉर कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर है ना, तो वही वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको विद रेस्पेक्ट टू टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो लिखा है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। अब कांस्टेंट प्रेशर पे डिफरेंशिएट करो, पी कांस्टेंट है, पी बाहर रह गया, ये डेल्टा वी आ गया, आर कांस्टेंट है, आर ये डेल्टा टी आ गया, ये कांस्टेंट प्रेशर की कहानी है। पी लिखा, ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, पी लिखने का मतलब है कि कांस्टेंट प्रेशर पे, और ये वैल्यू आर के बराबर है। अब ये पूरी वैल्यू जो यहां थी ये सेम है, इसकी जगह आर पुट कर दो। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, देख कितना आसान से। अब ये सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर आ गया, और ये मेयर्स फॉर्मूला प्रूव हो गया, क्योंकि आर की वैल्यू नेगेटिव तो होती नहीं, तो यहां से भी दिख रहा है कि सीपी सीवी से बड़ा है, तो सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। ये एक बहुत ही प्यारा डेरिवेशन हो जाता है, इसको आप चाहें तो नोट कर ले। बाकी तो मैंने आपको बताया ही है कैसे पीडीएफ वगैरह आप ले सकते हैं। तो चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, जहां गलती करते हैं बच्चे वो ध्यान दिला देता हूं जिससे कोई दिक्कत ना आए। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर ए गैस
CV निकालना है। गिवन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CP दे रखा है 6.85 कैलोरी मोल पर केल्विन। हमेशा ध्यान रखिएगा इस यूनिट को, हमेशा ये MOL लिखा है, यूनिट को हमेशा पकड़ के रखिएगा, यूनिट में ही गड़बड़ होती है। और R की वैल्यू भी देखिए जूल मोल पर केल्विन दी है, ये जूल है ये कैलोरी है, दोनों फर्क है, एक ही यूनिट में लेना पड़ेगा। और J बराबर 4.18 जूल पर कैलोरी दे रखा है, यानी कन्वर्जन जब करोगे 1 जूल का तो 4.18 कैलोरी के रूप में कर दीजिएगा। तो CP की वैल्यू है 6.85 कैलोरी पर मोल पर केल्विन दे रखा था। अब R की वैल्यू है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। अब इसको आप अगर कन्वर्ट करना है कैलोरी के अंदर, तो आप इसको उसे डिवाइड मार दीजिए 4.18 से। तो यही बात यहां तक की गई, हियर यूनिट्स ऑफ CP इज गिवन इन दी कैलोरी फॉर्म। तो ये इक्वेशन जो होती है, R को आप कैलोरी में, क्योंकि CP CV कैलोरी में है, तो R को कैलोरी में करने के लिए कैपिटल J से डिवाइड कर देते हैं सिंपली। तो CV की वैल्यू क्या हो गई, CP माइनस R/J। CP था 6.85 और ये R जो लिखा है 8.31, उसको आपने 4.18 से डिवाइड कर दिया, यानी ये कैलोरी में आपने कन्वर्ट कर दिया, कैलोरी जूल को कैलोरी में कन्वर्ट, ये ध्यान है जूल मोल करती, ये आपका कैलोरी वाले वर्जन में आ गया है। तो CV इज इक्वल टू 6.85 माइनस 8.31 4.18, ये मामला यहां पर बना। अब यहां पर ये हो गया 6.85 माइनस 1.988। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4.862 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ये आपका आंसर आ गया। CV की वैल्यू आ गई जो निकालनी थी। CP और R दे रखा था। यहां पर ध्यान क्या रखना होता है, यूनिट्स में बड़ा खेल ये करते हैं और वहीं अक्सर बच्चे गलती करते हैं। तो यूनिट्स पकड़िएगा, कैलोरी में है कि जूल में है कि किस में है, उसी हिसाब से आपको बैठाना होगा। तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं, 1 सेकंड में दे देता हूं, आप चाहें तो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं, अब आ जाता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो देखिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या है, एक थर्मोडायनेमिक स्टेट को PVT की एक सर्टेन वैल्यू है, आप दूसरी स्टेट यानी PVT की वैल्यू बदल रहे हैं, तो वो जिस प्रोसेस के तहत बदल रहे हैं उसी को हम डिफरेंट प्रोसेसेस बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस बोलते हैं। जब थर्मोडायनेमिक में विद टाइम PVT की वैल्यू चेंज होती है। तो अब ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो हमारे कोर्स में है मेजर 4, वो हम पकड़ लेते हैं। पहला होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, जब आप स्टेट को चेंज करते हैं, यानी PVT की जो वैल्यू में चेंज कर रहे हैं, उस समय आप टेम्परेचर को नहीं बदलने देते। तो अगर टेम्परेचर में कांस्टेंट टेम्परेचर है, मतलब आप कह सकते हो डेल्टा T की वैल्यू 0 है, तो उस समय जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आप यूज कर रहे हो उसको बोलोगे आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस होता है आइसोबारिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में प्रेशर को नहीं बदलने देते, जो चेंज कर रहे हो विद टाइम PVT में, वो PVT में प्रेशर को नहीं बदलने दोगे। तो डेल्टा P की वैल्यू 0 होनी चाहिए आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। अगला प्रोसेस आप इस्तेमाल करते हो आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम को नहीं बदलने देते, तो यहां डेल्टा V की वैल्यू 0 कर दोगे। फिर अगला जो चौथा या लास्ट हमारे लिए है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर डेल्टा Q की वैल्यू हम 0 रखते हैं। वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। जब एक्सचेंज ऑफ हीट ही नहीं होगा तो जितनी हीट है, मतलब देयर इज नो चेंज ऑफ हीट, ना ले रहे हैं ना दे रहे हैं, तो डेल्टा Q की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। तो ये 4 मेजर प्रोसेस हैं जो आपको दिमाग में रखने होंगे काम करते वक्त। आइए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब हम एक देखते हैं, बड़ा आपसे पूछा जाता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस जो इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस है। इस इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस में इसका थर्मल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है विद द सराउंडिंग। यानी विद द सराउंडिंग आप लेके जाएंगे तो उससे सराउंडिंग से टेम्परेचर में लेन देन बना रहेगा, बहुत स्लो धीरे धीरे पिस्टन दूर ले जाएंगे और उसका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी बना रहेगा। तो यहां पर देखिए क्या है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज एन इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस such that the system remains in thermal and chemical equilibrium with the surrounding। और बात की जाए इसी की बात, तो ये मैंने लिख दिया कि क्वासी स्टैटिक का मतलब होता है जो लगभग रुका हुआ हो। तो मुद्दा यही है कि इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस होगा, द सिस्टम अंडरगोज चेंजेस इन इट्स वेरिएबल्स। PVT जो है,
जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है जो इसका बदलेगा वो कॉन्टिन्यूसली थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा। यानी बाहर जो टेम्परेचर है जो अंदर टेम्परेचर है वो सेम होगा। जो बदलाव होगा वो बदलाव इस तरीके से होगा कि बाहर से टेम्परेचर ना बदले और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी बना रहे। ठीक, इसे बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। बहुत ही स्लो प्रोसेस, इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस। जो भी प्रोसेस हम देखते हैं जो बहुत ज्यादा धीमे होते हैं और जिसको हम पिस्टन वगैरह को एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं ले जाते, बहुत ही धीरे 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 और एक्सेलरेशन 0 रख के मूव करते हैं, लार्ज टेम्परेचर ग्रेडियंट के लिए ये नियरली क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होते हैं। किसी पिस्टन को आप खींच रहे हैं, बहुत धीरे धीरे खींच रहे हैं और एक्सेलरेटेड मोशन नहीं दे रहे हैं और टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा है, तो उस समय ये नियरली क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होगा। ये आपसे नॉर्मली पूछते हैं कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है। दो कीवर्ड्स हैं यहां पर। एक तो इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस है, इसलिए स्लो है जिससे इसका थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है सराउंडिंग से इसका टेम्परेचर सेम बना रहे, अपने में बदलेगा तो सराउंडिंग के साथ ही एडजस्ट किया रहेगा और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया रहे। इसे बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में आपने देखा था डेल्टा टी की वैल्यू 0 होनी चाहिए तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इसके लिए एसेंशियल 2 कंडीशंस होती हैं। पहली तो इसकी जो वॉल होती है वो परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल होनी चाहिए। जैसे अगर आप इसको कंप्रेस करें तो अगर इसमें से कंप्रेशन करेंगे और कंडक्टिंग वॉल नहीं होगी तो कंप्रेशन से इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो बढ़े ना, इसके लिए क्या है कि जो यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है या जो आप कंप्रेस कर रहे हैं वो हीट एक्सचेंज हो जाए जिससे यहां का टेम्परेचर नहीं बढ़े, और एक्सपैंड कर रहे हैं तो नहीं घटे, बाहर से हीट ले ले। ये दोनों काम ऐसे वो कब हो सकता है? जब कंडक्टिंग वॉल हो और जब आप दबाते वक्त पिस्टन को या खींचते वक्त धीरे धीरे करें। बहुत तेज करेंगे तो उतना मौका ही नहीं मिल पाएगा कि आपस में हीट एक्सचेंज कर पाए। तो देयर इज 2 कंडीशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। पहली क्या है? कंडक्टिंग या परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल होनी चाहिए। दूसरा, ये प्रोसेस वेरी स्लो होना चाहिए, स्लो प्रोसेस होता है। ये 2 बात ध्यान रखिएगा। आइसोथर्मल जो प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेस है और कंडक्टिंग वॉल इसके अंदर चाहिए। अब इसकी इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है आइसोथर्मल प्रोसेस की। प्रेशर है वॉल्यूम दोनों को जो बेसिकली ये बॉयल्स लॉ हो जाता है। कैसे हो जाता है? आप आइडियल गैस इक्वेशन एन मोल्स के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखते हैं। अब आपको टेम्परेचर तो आप बदल नहीं रहे, टी कांस्टेंट है, इसलिए ये एनआरटी पूरा कांस्टेंट हो गया। ये एन है नंबर ऑफ मोल, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी तो आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर दियो, तो ये पीवी की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। यही इक्वेशन ऑफ स्टेट हो गई। यानी इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या मतलब क्या था? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में मैथमेटिकल रिलेशनशिप। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में PV is equal to constant is the equation of state। अच्छा, अब यहां पे वर्क डन कितना होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, इसका डेरिवेशन भी हम करेंगे और ये फॉर्मूला भी आप याद रखिए जो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। क्या होता है वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस? 2.303 nRT log V2 upon V1। और अगर प्रेशर की बात करें तो 2.303 nRT log P1 upon P2। आप जान रहे हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो P और V में उल्टा रिलेशन होगा। तो ये V2 upon V1 है तो नीचे P1 upon P2 है, पलट गया है। V2 upon V1 की जगह P1 upon P2 आ गया है। ये वर्क डन का फॉर्मूला कहां से आया? आइए जल्दी से देख लेते हैं इसको। प्रूफ, ये डेरिवेशन हो गया वर्क डन इन दी आइसोथर्मल प्रोसेस। आइए देखते हैं। तो कंसीडर n मोल्स ऑफ ए आइडियल गैस। इस सिलेंडर में n मोल आइडियल गैस का ले लिया है। कंटेनर इज सिलेंडर हैविंग कंडक्टिंग वॉल्स, इसकी जो कंडक्टिंग वॉल है विथ मूवेबल पिस्टन, जहां पे पिस्टन मूव कर सकते हैं। लेट P बी द प्रेशर ऑफ द गैस। अब ये जो यहां पर जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो P है। तो उस समय अगर इस प्रेशर की वजह से थोड़ा सा पिस्टन ऊपर dx खिसका दिया गया है तो कितना वर्क डन गैस ने किया है? तो dw हो गया PA इंटू dx। PA मतलब फोर्स होता है, तो फोर्स इंटू dx यानी PA इंटू dx, और ये A इंटू dx होता है वॉल्यूम। तो dv इज इक्वल टू स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो ये हो गया आपका स्मॉल वर्क डन बाय द गैस।
अब देखिए मान लीजिए जो गैस है वो एक्सपैंड कर P1 V1 से एक दूसरी स्टेट में जाती है P2 V2 में, प्रेशर और वॉल्यूम में बदलाव हुआ है, तो हम वर्क डन निकालने जाएंगे W आइसोथर्मल, तो V1/V2 P इंटू dV लिख देंगे, तो ये टोटल वर्क डन आ गया। अब क्योंकि यहाँ P भी बदल रहा है इसलिए P का रिलेशनशिप हमें निकालना पड़ेगा V के कॉन्टेक्स्ट में, जिससे इंटीग्रेट कर पाए। तो यहाँ देखिए फॉर n मोल्स आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो P की वैल्यू हो गई nRT/V। इस प्रेशर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे nRT/V से और इंटीग्रेट कर देंगे, तो पुट वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये W आइसोथर्मल V1/V2 P की जगह हो गया nRT/V। अब nRT तो यहाँ पे कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल R, टेम्परेचर बदल नहीं रहा, यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो ये nRT बाहर चला गया और ये 1/V अंदर बचा। अब 1/V का आप इंटीग्रेशन जब करते हो तो ये लॉग आ जाता है, log V, तो ये वैल्यू nRT ln V, ये नेचुरल लॉग बोलते हैं। ये जो ln होता है, दो तरह के लॉग होते हैं, ln का मतलब होता है, इसे नेचुरल लॉग बोलते हैं, log टू द बेस e, ये बोला जाता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग, एक दूसरा लॉग पढ़ेंगे जिसमें लॉग की बेस 10 होता है, उसे बोलते हैं कॉमन लॉग। कॉमन लॉग उसे बोलते हैं log टू द बेस 10, ये कॉमन लॉग होता है। हमारे पास जो टेबल होती है लॉग की वो बेस 10 पे होती है, ये बेस यहां पर आपका ई है, नेचुरल लॉग, इसे ही शॉर्ट में ln लिख देते हैं। तो ये ln जो है वो नेचुरल लॉग है जिसका बेस ई है। ई एक नंबर होता है जो कैलकुलेशन में इस्तेमाल होता है, वो डिटेल में हम बात नहीं कर रहे हैं, वो फिर कभी करेंगे। तो nRT ln V V1/V2 ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब देखिए nRT यहाँ पे V2 माइनस V1 लिख दिया, जो हम इंटीग्रेशन में लिमिट डेफिनेट इंटीग्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। log A माइनस log B का फॉर्मूला होता है log A/V, तो इसको nRT log A/B यानी V2/V1 लिख दिया। अब इसको आगे लेके चलते हैं, तो W आइसोथर्मल की वैल्यू हो गई nRT log V2/V1, ये आ गया फॉर्मूला। लेकिन ये नेचुरल लॉग में है, हमें बेस 10 में चाहिए जिससे हम बातों को आसानी से बना सकें। तो यहां पर देखिए ये जो फॉर्मूला निकला था बेस 10 में, फॉर्मूला ऑन कॉमन बेस विच इज बेस 10 पे हम बात कर रहे हैं। कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं log 10 को। ये जो log लिखा है ये मतलब बेस 10 है, ना लिखा हो ऐसे log तो आप नॉर्मली ये बेस 10 पकड़ा जाएगा एलओजी में। तो ये आप केमिस्ट्री में भी यूज करते होंगे जहां न्यूमेरिकल करते होंगे। तो ये W आइसोथर्मल हो गया 2.303 nRT log टू द बेस 10 V2/V1। अब ये फॉर्मूला आपका निकल आया वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब एक दूसरा प्रेशर के केस में फॉर्मूला हमको चाहिए, नाउ P1 V1 इज इक्वल टू nRT और P2 E2 इज इक्वल टू अगेन nRT, क्योंकि टेम्परेचर तो बदल ही नहीं रहा है ना, टेम्परेचर सेम है, nRT सेम रह गया। तो इन दोनों को P1 V1 ये रेशियो ले लो, तो V2/V1 क्या हो गया P1/P2, ये दिख रहा होगा आपको, इससे डिवाइड कर दिया P1/P2। तो V2/V1 को P1/P2 से चेंज मार दो, रिप्लेसिंग V2/V1 इज बाई P1/P2। तो ये देखिए फॉर्मूला बन गया log P1/P2, यहां भी बेस 10 ही है। तो ये हो गया आपका आइसोथर्मल के अंदर वर्क डन। ये वॉल्यूम वाला फॉर्मूला, ये आपका प्रेशर वाला फॉर्मूला, बढ़िया, इसको भी आप नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा डेरिवेशन है जो आपके काम आएगा। उम्मीद है ये आप समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस आता है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या था, डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 यहां कहीं लिख देते हैं। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू आपको 0 रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां नॉन एसेंशियल कंडीशन क्या हो गई कि नॉन कंडक्टिंग वॉल लगानी है, नॉन कंडक्टिंग वॉल, जिससे डेल्टा क्यू आ जा ना पाए, और साथ में ये प्रोसेस होना चाहिए फास्ट। तो ये द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन शुड बी सडन, जिससे कि मौका ही ना मिले हीट को एक्सचेंज होने के लिए। तो एक तो आप प्रबंध करेंगे कि परफेक्टली इंसुलेशन हो, हीट ना जा पाए, और तेजी से ये प्रोसेस करेंगे जिससे मौका ना मिले हीट को बाहर जाने का या अंदर आने का। तो ये फास्ट प्रोसेस होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। आपने देखा होगा कि कभी कभी जब साइकिल की हवा निकलती है या फुटबॉल से हवा निकले, उसके ब्लैडर छुच्ची पर, आप जो भी बोलते हो साइकिल की जो छुच्ची होती है, हवा निकले, उंगली रखो तो ठंडा ठंडा लगता है।
उसका कारण क्या होता है? यही एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि तेजी से वो होता है। अब देखिए क्या होता है उसमें, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू की बात हम लोग करते हैं। तो यहां पर जब तेजी से हो रहा है तो डेल्टा क्यू की वैल्यू 0, क्योंकि एडियाबैटिक है। तो इस समय डेल्टा यू की वैल्यू हो जाती है माइनस डेल्टा डब्ल्यू के। तो वर्क डन जो हो रहा है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के का बराबर है, निगेटिव। तो जब आप वर्क डन एक्सपेंशन हो रहा है पॉजिटिव, तो इंटरनल एनर्जी घट रही है। इंटरनल एनर्जी घटने का मतलब है उसका टेम्परेचर फॉल कर रहा है। आइडियल गैस के लिए मोरलेस अगर आप बात करें तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है। टेम्परेचर घटा तो उसकी इंटरनल एनर्जी घटी, और टेम्परेचर बढ़ा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ी, इसलिए टेम्परेचर फॉल कर जाता है और ठंडा ठंडा गैस लगता है। खैर एनीवे, वो तो एक एग्जांपल दे दिया। आप एडियाबैटिक की कहानी समझ पाए होंगे कि ये सडन प्रोसेस होगा और पूरी तरह यहां पर नॉन कंडक्टिंग वॉल का इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसके अंदर एडियाबैटिक बिटवीन जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती हैं, वो 3 इक्वेशन ऑफ स्टेट हम देंगे, क्योंकि 3 पीवीटी 3 वेरिएबल होता है। तो अगर मैं बात करूं पी और वी में, प्रेशर और वॉल्यूम में, तो पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है। गामा का मतलब है सीपी अपॉन सीवी। दूसरी जो इक्वेशन ऑफ स्टेट आएगी, जो कि होती है प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर, यहां देखिए प्रेशर वॉल्यूम में थी, तो ये वैल्यू होती पी वन माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी इक्वेशन ऑफ स्टेट है। और तीसरी इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है जो वॉल्यूम और टेम्परेचर में होती है, वो होती है टी वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट अलग अलग, पीवी में अलग, पीटी में अलग और वीटी में अलग, 3 इक्वेशन ऑफ स्टेट हैं डिफरेंट वेरिएबल्स का यूज करते हुए। ये इक्वेशन ऑफ स्टेट कैसे आती है, इसका भी हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं, जिससे बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्रूफ है इसका। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता था dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अब फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस du की वैल्यू हो जाती है cv इंटू dt एंड dw की वैल्यू हो जाएगी p इंटू dv। ये तो मैं पता ही है। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस dq की वैल्यू होती है 0। उस समय हमारा इसकी वैल्यू रख दो, ये du की वैल्यू रख दी cv इंटू dt और dw की वैल्यू रख दी यहां पर P इंटू डीवी इज इक्वल टू 0 एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अब देखिए आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू आर टी फॉर 1 मोल ऑफ द गैस। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये हो गया पी डीवी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू आर डी टी। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया तो P इंटू डीवी, ये देखिए दोनों वेरिएबल है ना, P और V दोनों बदलेगा, तो यहां पर फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंट सेकेंड फंक्शन वाला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लग दिया। एक बार P कांस्टेंट लो, dV लिखो, प्लस फिर V कांस्टेंट लो, dP लिखो, बराबर R dt। ठीक है, क्योंकि R तो कांस्टेंट होता ही है। तो ये dt की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए यहां पर ये P dV V dP अपॉन R। बढ़िया, इस dt की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। अब देखिए यहां पर पुटिंग वैल्यू इन वन में ये जो dt था यही उठाकर पुट कर दिया, P dV प्लस V dP अपॉन R प्लस P dV इज इक्वल टू 0। अब ये R से यहाँ एलसीएम ले लो और ये R तो 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो गया। तो CV PdV प्लस CV VdP प्लस ये R आ गया था, तो RP dV इज इक्वल टू 0। सिंपल मैथमेटिक्स कर रहे हैं। अब CV VdP, इन दोनों में क्या करो, ये dV dV कांस्टेंट है तो कॉमन ले लेंगे, तो ये CV VdP लिखा और इन दोनों में हमने PdV कॉमन ले लिया, तो CV प्लस R हो गया। अब हम CV प्लस R में CV की वैल्यू रख देते हैं, ये CP माइनस CV की वैल्यू R होती है। तो यहां पर अगर मैं CV की वैल्यू डालूंगा तो CP माइनस R डालूंगा, ये CP माइनस R कर दिया प्लस R PdV, ये R और ये R जाएगा कट, तो ये वैल्यू हो जाएगी CV VdP प्लस CP PdV इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को हम लोग CV P एंड V से डिवाइड कर देंगे, पूरी इक्वेशन को CV PdV से। अब आपने इस इक्वेशन को इससे डिवाइड किया तो यहां देखिए CV V कैंसिल हो जाएगा, नीचे P बचेगा, प्लस यहां पर CV आ जाएगा और P कट जाएगा, V dV बचेगा। अब CP अपॉन V कितना होता है, गामा, तो CP अपॉन P प्लस गामा dV अपॉन V इज इक्वल टू 0। अब इसको दोनों तरफ आप कर दो इंटीग्रेट, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट आएगा, तो हमने कांस्टेंट C लिख दिया और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dP अपॉन P प्लस गामा dV अपॉन V।
अब आप जानते हैं कि 1/p का इंटीग्रेशन होता है log p, गामा कांस्टेंट है, 1/v का इंटीग्रेशन log v, और ये रहा कांस्टेंट c। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, log a प्लस log b का फॉर्मूला, ये गामा को इसकी पावर में रेस कर सकते हो। आप log का रूल जानते ही होगे कि log में अगर कहीं लिखा हो a की पावर b, तो इसे b log a लिख लिया जाता है। ये क्लास 9-10 में आपने पढ़ा होगा। तो इस b को a की पावर रेस कर दिया गामा, और फिर log a प्लस log b का मतलब log a इंटू b, यानी log p v की पावर गामा बराबर c। तो अब यहां पर e की पावर c बराबर pv गामा, जो log का एक्सपोनेंशियल से फंक्शन होता है। pv की पावर गामा इज इक्वल टू e की पावर c। तो ये देखिए pv की पावर गामा और e की पावर c क्या है, एक कांस्टेंट। ये पहली आपकी जो प्रूविंग थी प्रेशर और वॉल्यूम में एडियाबैटिक के लिए, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट आ गई, pv की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आगे बाकी वेरिएबल्स की भी बात कर लेते हैं। pv की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट आ चुका है। अब हम गेटिंग रिलेशन इन p एंड t, p और t का इक्वेशन ऑफ स्टेट निकालते हैं। तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए pv इज इक्वल टू RT होता है। तो v की वैल्यू हो जाएगी RT अपॉन p। तो इस v की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, तो v गायब हो जाएगा, अपना काम बन जाएगा। पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, ये p रखा, इस v की जगह हमने RT अपॉन p रख दिया। तो ये रहा RT अपॉन p का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखिए ये p था, ये 1 है पावर, भाई जो लिखा हुआ है 1 है, और ये नीचे है गामा, तो ऊपर लाओगे तो माइनस गामा, और ये r की पावर गामा और t की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब बात करें तो p की पावर 1 माइनस गामा, t की पावर गामा, r की पावर गामा को नीचे ले गए। अब k भी कांस्टेंट है, r की पावर गामा भी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये पूरा एक कांस्टेंट है। तो ये मतलब क्या रहा, p की पावर 1 माइनस गामा इंटू t की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये दूसरा रिलेशन आ गया है, जहां जो p एंड t में, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है एडियाबैटिक की, p और t में रिलेशन की। अब तीसरी हम रिलेशन बात करते हैं जो v और t में होता है। अब कुछ नहीं करना, इस प्रेशर को भगाना है, v है, t और घुस जाएगा। तो 1 मोल गैस के लिए pv इज इक्वल टू RT होता है, तो p की वैल्यू RT अपॉन v हो गई। इस प्रेशर की जगह हम RT अपॉन v पुट कर देंगे। ये सारे फॉर्मूले याद तो करने ही होंगे, ये डेरिवेशन बता रहा हूं। पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 2, तो प्रेशर की जगह RT अपॉन v पुट कर दिया इस प्रेशर की जगह। v की पावर गामा इज इक्वल टू k। अब देखिए RT और v की पावर गामा -1 ऊपर चला गया इज इक्वल टू k। तो ये TV गामा -1, ये k अपॉन r, ये भी एक कांस्टेंट है, तो ये TV की पावर गामा -1, ये एक कांस्टेंट आ गया। तो तीनों वेरिएबल में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ स्टेट निकाल दी है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे ये इक्वेशन ऑफ स्टेट जो फॉर्मूले हैं 2 और तीसरा याला कह लीजिए, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बेहतर सवाल लगाने के लिए, वरना आप लगा ही नहीं पाएंगे। खैर ये इक्वेशन ऑफ स्टेट हो गई, उम्मीद करता हूं पकड़ पाए होंगे, नोट कर लो इसे। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब अगली बात आती है कि वर्क डन इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन कितना होता है वर्क डन। तो W एडियाबैटिक का मतलब होता है 1 अपॉन गामा -1 P1 V1 माइनस P2 V2, या फिर NR अपॉन गामा -1 T1 माइनस T2। ये दोनों का ही डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं कि वर्क डन इन एक्सपेंशन हमारा कितना होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो वर्क डन इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन अगेन कंटेंट एक गैस ली है जिसके अंदर n मोल्स ऑफ आइडियल गैस है, जो एक सिलेंडर के अंदर कंटेंट है, जिसकी हमारी इंसुलेटिंग वॉल है, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस कराना है हमको। लेट P बी द प्रेशर ऑफ द गैस। प्रेशर ऑफ द गैस पिस्टन पे कितना है P। तो वर्क इस प्रेशर ने क्या किया, dx वर्क डन कर दिया है। तो इसका वर्क डन क्या हुआ, TW PA dx, जैसे पहले किया था, ये PdV आ गया, क्योंकि A dx का मतलब है स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। अब देखिए क्या है, सपोज गैस एक्सपैंड्स एडियाबैटिकली। एडियाबैटिकली मतलब डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 है। उस समय गैस P1 V1 T1 से P2 V2 T2 में चली जाती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो गई। उस समय टोटल वर्क डन क्या होगा, W एडियाबैटिक V1 से V2 PdV। अब इस P की वैल्यू हमें किसी तरह से यहां लानी पड़ेगी V के कॉन्टेक्स्ट में, तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो सिंगल वेरिएबल इंटीग्रेशन जानते हैं। आगे चलते हैं। फॉर एडियाबैटिक हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती थी, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम P को लिख सकते हैं कि V की पावर माइनस V की पावर नीचे आ जाएगा, V की पावर गामा, ऊपर ले जाओगे V की पावर माइनस गामा। इस प्रेशर को
हम इस वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, जैसे ये वो V आ जाए वॉल्यूम, और इंटीग्रेट कर लेंगे उसके बाद। तो देखिए मैंने पुट कर दिया है W एडियाबैटिक V1 से V2 K V की पावर गामा इंटू DV। K कांस्टेंट था, बाहर चला गया, और V की पावर माइनस गामा को हमें इंटीग्रेट करना है। आप जानते हैं V की पावर माइनस गामा का x की पावर n होता है, तो x की पावर n प्लस 1 करके वैल्यू आ जाती है। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो V की पावर माइनस गामा प्लस 1 यानी 1 माइनस गामा अपॉन n प्लस 1 यानी माइनस गामा प्लस 1, तो 1 माइनस गामा नीचे आ गया, और ये V1 टू V2 है। अब इसमें K 1 माइनस गामा आप ले लीजिए बाहर, और यहां वैल्यू आपको मिली V2 फिर V1, तो V2 1 माइनस गामा माइनस V1 1 माइनस गामा, ये वैल्यू आ गई। थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करते हैं आगे। हम लोग क्या करेंगे, यहां पर माइनस कॉमन ले लीजिए आप, तो ये देखिए इसको गामा माइनस 1 कर दिए तो माइनस आया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये पलट गया, और ये K V1 1 माइनस गामा K V2 1 माइनस गामा हो गया। अब हम जान रहे थे कि K की वैल्यू जो थी वो P1 V1 की पावर गामा या P2 V2 की पावर गामा के PV की पावर गामा कांस्टेंट था, तो P1 V1 पावर गामा या P2 V2 पावर गामा। अब यहां हम ये दोनों वैल्यू K की जगह पुट कर देंगे, तो 1 अपॉन गामा माइनस 1 इस K की जगह P1 V1 गामा पावर गामा, ये V1 वाला रखा हुआ है, माइनस इस K की जगह P2 V2 का पावर गामा और V2 की पावर 1 माइनस गामा। अब देखिए गामा में इन दोनों को जोड़ोगे तो गामा प्लस 1 माइनस गामा केवल पावर 1 बचेगा, इसी तरह यहां पर हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन गामा माइनस 1, ये P1 V1 बचा और माइनस P2 V2 बचा, क्योंकि ये जब ऐड होंगे एक्सपोनेंट्स तो गामा प्लस 1 माइनस गामा का मतलब है केवल केवल 1 रह जाना। ये आपकी इक्वेशन जो थी वर्क डन की, ये निकल आई। तो इसको याद करने की जरूरत है कि W इन एडियाबैटिक प्रोसेस 1 अपॉन गामा माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2। अब इसको हम टेम्परेचर वाले फॉर्मेट में भी चेंज कर लेते हैं। हम जानते हैं कि P1 V1 की वैल्यू nRT1 है और P2 V2 की वैल्यू nRT2 है। अब यहाँ पे 1 अपॉन गामा माइनस 1 की जगह जो P1 V1 है इसकी जगह nRT1 रख दो, और P2 V2 की जगह nRT2 रख दो। बड़ा सिंपल, nR कॉमन निकाल लो, खेल खत्म। nR अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, और ये देखिए दूसरा रिलेशन आ गया, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। और ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कैसे निकाला गया, डिटेल्ड वर्जन, बहुत कम समय में एकदम सुपरलेटिव डिग्री आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन आपके सामने आ गया है। तो इसको भी आप चाहें तो नोट कर लें, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। बाकी इसका PDF लेने के लिए इस वीडियो के शुरू में बताया है, अरविंद एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो, उसके अंदर PDF फ्री में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो मैंने एक्सप्लेन किया वीडियो के शुरू में। अच्छा, कैलकुलेट द फॉल इन टेम्परेचर ऑफ हीलियम initially at 15 degree centigrade when it is suddenly expanded to 8 times of its volume। ये जो हीलियम था एकदम से 8 गुना ज्यादा वॉल्यूम एक्वायर कर रहा है। आपको बताना है कि फॉल इन टेम्परेचर कितना होने वाला है। जब सडन प्रोसेस होता है तो ये एडियाबैटिक होता है, तेज फास्ट प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब देखिए गिवन है T1 है 15 प्लस, इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर में चेंज कर लीजिए, तो 15 प्लस 273 यानी 288 केल्विन। V2 जो वॉल्यूम था 8 गुना हो गया है V1 का, 8 V1। गामा दे रखा है 5/3, T2 निकालना है। तो एडियाबैटिक, क्योंकि एज द एक्सपेंशन ऑफ हीलियम इज सडन सो द प्रोसेस इज एडियाबैटिक। एडियाबैटिक के लिए जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है वो लेनी है। तीनों में से कौन सी इक्वेशन ऑफ स्टेट लेंगे, जहां पर टेम्परेचर और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन हो, वरना आप कोई ऐसा वेरिएबल लेगा प्रेशर, तो प्रेशर है ही नहीं, यहां पर दिक्कत पड़ेगी। तो आप टेम्परेचर और वॉल्यूम को पकड़िए, तो TV की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसको ले लिया, तो T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। अब यहां T2 की वैल्यू क्या हो गई, T1 V1 अपॉन V2 का पावर गामा माइनस 1। तो ये T1 की वैल्यू 288 है, और V1 अपॉन V2 निकालेंगे तो 1 अपॉन 8 आ जाएगा, पावर हो गई 5/3 माइनस 1। अब देखिए 288 1/8 ये हो गई 2/3, तो ये क्यूब रूट लोगे 2 बचेगा, स्क्वायर करोगे 1/4 आ जाएगा, तो 288 इंटू 1/4, और ये हो गया 72 केल्विन। ये आपका आंसर आ गया। ये टेम्परेचर T2। अगर फॉल की बात करें तो फॉल के लिए आप पहले से, ये फॉल अगर कहें तो आप 288 में से 72 घटा सकते हैं,
तो 8 में से 2 गया 6, 1 216, तो इतना आपको फॉल इन टेम्परेचर मिला, केल्विन फॉल इन टेम्परेचर। तो अगर आप फॉल इन टेम्परेचर की बात करें तो ये हो गया, और T2 टेम्परेचर 72 केल्विन है। फॉल इन टेम्परेचर कितनी गिरावट है वो ये वैल्यू क्या है, T1 माइनस मैंने T2 लिख दी है ना, माइनस साइन नहीं लगाया, फॉल है तो समझ ही रहे हैं आप। इस तरीके से सवाल देखिए कितना बढ़िया तरीके से हो जाता है, और समझते चलेंगे तो कोई दिक्कत की बात है भी नहीं। अब आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत छोटा सा लॉ है और इंटरेस्टिंग है। 2 तरीके से बोला जाता है लेकिन मतलब उसका एक ही है। देखिए, पहला है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या बोलता है कि 100% एफिशिएंट हीट इंजन नॉट पॉसिबल। हीट इंजन मतलब आप किसी भी इंजन को, हीट इंजन को जितनी हीट दे रहे हैं उतना वर्क डन पूरे का पूरा वो नहीं कर सकता है। जितनी हीट दी है उतना पूरे का पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये इसको आप रट लीजिएगा। क्या मतलब है बता दिया। नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम रिजर्वायर एंड द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ द हीट इनटू वर्क। पूरे हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, ये संभव नहीं है। रिजर्वायर का मतलब होता है जहां से हीट निकाली जा रही है। इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे वरना हीट इंजन पढ़ने लगेंगे, और हीट इंजन ऑफ कोर्स में नहीं है। ठीक, तो रिजर्वायर आप समझ लीजिए एक ऐसा गोडाउन है जहां से कितनी भी हीट ली जा सकती है। बढ़िया, तो पूरी हीट लेने के बाद उतनी हीट के बराबर आप वर्क डन नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्लॉशियस स्टेटमेंट, यही बात है लेकिन घुमा के बोली गई है। इसमें रेफ्रिजरेटर का हिसाब दिया जाता है। रेफ्रिजरेटर मतलब आपका फ्रिज है ना। हीट इंजन में तो हीट इंजन में क्या होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मामला जाता है, और इसमें लो से हाई की तरफ रेफ्रिजरेटर में। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर कैन नेवर बी इनफाइनाइट। तो कह रहे हैं कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए कोल्डर टू हॉटर ऑब्जेक्ट। आप कह रहा है कि हीट को बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के आप कोल्डर टू हॉटर ऑब्जेक्ट की तरफ मूव नहीं कर सकते। हीट जो होती है हमेशा हॉटर टू कोल्डर की तरफ जाती है। अगर कोल्डर से हॉटर लाना है तो एक एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए जो रेफ्रिजरेटर या आपकी फ्रिज में कंप्रेशर करता है। कंप्रेशर जो पंप होता है वो यही काम करता है, जबरदस्ती कोल्ड से हॉट की तरफ धकेलता है। तो ये नहीं हो सकता अपने आप, आपको एक एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो ये दो बातों को याद कर लीजिएगा, समझा मैंने दोनों को यहां दिया है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंड लॉ क्या है, ये यही बोल रहा है कि जो हीट इंजन है उसकी जो एफिशिएंसी है कभी 100% या यूनिटी कोफिशिएंट ऑफ एफिशिएंसी 1 नहीं हो सकती, या 100% एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। कि जितना भी आप एक गाड़ी लेके बैठे हैं, आप कार चला रहे हैं, जितना पेट्रोल डालें पूरे का पूरा पेट्रोल कन्वर्ट हो जाए वर्क में, ऐसा नहीं हो पाएगा। और अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगी। जो बातें लिखी थी उसी की, ये क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकेंड लॉ। अब क्या होता है लिमिटेशन ऑफ द सेकेंड लॉ, कि भाई इसमें खामियां क्या रह गई। तो लिमिटेशन के तौर पर ये जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसको हम डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं मिली है जो इस लॉ को वायलेट करती हो, इस लॉ को तोड़ती हो। इसलिए ये लॉ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है कि ऐसा नहीं मिल पाया कि हम जितनी हीट दें उतना ही वर्क में कन्वर्जन हो जाए पूरे का पूरा, या रेफ्रिजरेटर में कोल्डर से हॉटर की तरफ हीट फ्लो करने लगे अपने आप, संभव नहीं है। तो इट इज एप्लीकेबल ओनली टू साइक्लिक प्रोसेस। हमेशा ध्यान रखिएगा ये केवल साइक्लिक प्रोसेस के लिए ही एप्लीकेबल है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट मेक्स नो प्रेडिक्शन, ये कोई ऐसा प्रेडिक्शन नहीं करता कि फला सिचुएशन हो तो क्या होगा। ये केवल यह बताता है कि इन दी गई सिचुएशंस में ये होएगा, ये हो रहा है। ठीक, ये बात लिखी आप पकड़ सकते हैं आप। अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस एकदम आप ये समझ लीजिए, मैं पूरी बात सामने ले आता हूं कि मान लीजिए आप ए से बी तक जाते हैं, ए से बी तक, तो ए से बी तक जाने में कुछ मान लीजिए यहां पर पैरामीटर होते हैं, प्रेशर P1, V1, T1 और P2, V2, T2
और ये इस रास्ते में जगह जगह बदलते जाएंगे, एकदम से तो खट से बदले नहीं। तो ए से बी जाते वक्त जो डायरेक्ट प्रोसेस था, उसके बाद जब आप उसका उल्टा जाने लगेंगे बी टू ए, तो वही वही घटनाएं वैसे ही हों जैसे ए से बी आने में हुई थी। और जब आप पहुंचे तो वही पैरामीटर्स आपको P1, V1, T1 मिल जाए। साथ में अगर ए से बी जाने में हीट निकल रही थी डेल्टा क्यू, तो बी से ए जाने में भी हीट वापस मिल जाए डेल्टा क्यू। मतलब जिस रास्ते से आप गए हैं सेम वैसे ही रास्ते से लौटें, सब कुछ वैसा बना रहे, तो ये बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में है, इसलिए पीवीटी की बात और डेल्टा क्यू की बात कही गई है। यही इफ सम वर्क लिखा है, सम वर्क इज डन बाय ए सिस्टम, मान लीजिए ये ऑन बाय द सिस्टम है, तो उल्टा जाएंगे तो ऑन द सिस्टम हो जाए, तो ऑन द सिस्टम हो जाए। जो वर्क हमें डायरेक्ट प्रोसेस में मिला है उसी का उल्टा हो जाए। इफ सम हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन द डायरेक्ट प्रोसेस, यहां पे हीट अगर एब्जॉर्ब की गई है तो ये रिलीज हो जाए जब वापस जाओ। अमाउंट ऑफ हीट टू सराउंडिंग इन द रिवर्स प्रोसेस, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट यहां पे रिलीज हो जाए। आप समझ गए होंगे, जो ए से बी में उसी का उल्टा होना है, वही वही कांड होना है जो ए से बी आते वक्त हुआ था, वही वही स्टेज मिल जानी है। At the end of the reversible process, both the system and the surrounding must return to their initial states. P1, V1, T1 अगर वापस गए तो वही P1, V1, T1 मिल जाना चाहिए। इसे बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ए से बी जाने में जो जो हो रहा है, बी से ए जाने में उसी का उल्टा होना चाहिए, वैसी ही सिचुएशन बननी चाहिए। नेसेसरी कंडीशन क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस की? The process must be quasi-static। हमने पढ़ा है कि quasi-static क्या होता है, इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस। तो इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस आपका होना चाहिए जिससे कि जो थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है वो बना रहे। दूसरी बात कि यहाँ पे डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं होने चाहिए। डिसिपेटिव फोर्सेस मतलब जैसे फ्रिक्शन का फोर्स, विस्कोसिटी, इनएलास्टिसिटी, ये सब एब्सेंट होने चाहिए, तो आपका ये रिवर्सिबल जो प्रोसेस है वो हो पाएगा। और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस है जो रिवर्सिबल नहीं है। अधिकतर हमारे जीवन में जो घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर डिफ्यूजन ऑफ गैस, मान लीजिए एक सेंट की सीसी आप छोड़ देते हैं, सेंट बिखर डिफ्यूज हो जाता है, वापसी वैसी सेंट की नहीं करा पाएंगे। लोहे में जंग लग जाता है, जंग बोलते हैं हिंदी में रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग को वापसी आयरन में नहीं पहुंचा पाएंगे कि ऐसा कुछ करने रस्ट गायब होके वही चमकीला आयरन जो शुरुआत का नया था वो मिल जाए। ऐसे ही कई और हैं। सडन एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ द गैस या डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, अगर पानी में आप नमक को घोलते हैं तो वापस नमक को आप निकाल नहीं पाएंगे सीधे तरीके से, कि ऐसा कुछ कर दें तो वापसी उन्हीं पानी से वापस निकलने लगे नमक। इस तरह से ये पूरा देखिए चैप्टर खत्म हो जाता है बड़ी ही कम समय में, मुश्किल से 1.5 घंटे के आसपास। शानदार, सब कुछ पढ़ा दिया आपको। और ये आपको याद दिला देता हूं, ये द्रोणा 1.1 है, जबरदस्त कोर्स आपके लिए। लाइव क्लासेस हैं जो कि अब रिकॉर्ड हो गई हैं, आपके लिए मिलेंगी। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पूरे सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन है सुपर इजी लैंग्वेज में, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। एनसीईआरटी एग्जांपल्स भी डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे, साथ में वर्कशीट मिलेगी हर चैप्टर की, फुली शॉर्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरी होगी। तो द्रोणा 1.0 अगर लेके आप लगाते हैं तो आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। यहां भी आप बड़े अच्छे नंबर लाएंगे अपने एग्जामिनेशन में और कंपटीशन के लिए भी अच्छी तैयारी कर लेंगे। और दूसरा 11th एनसीईआरटी निश्चय है, ये एनसीईआरटी सवालों पर फोकस करता है। जो बच्चे एनसीईआरटी के सवाल पर फोकस करते हैं या करना चाहिए उनको, क्योंकि आपके एग्जाम में वही सवाल आते हैं अधिकतर, और साथ में ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी फ्यूचर में पूछे जाएंगे। तो एनसीईआरटी ऑल एक्सरसाइज वीडियोज आपको मिलता है सुपर इजी लैंग्वेज में, डिटेल्ड वर्जन, और एनसीईआरटी सभी एग्जाम्पल के वीडियो मिलते हैं सुपर इजी लैंग्वेज में, डिटेल्ड वीडियो। तो अगर आप एनसीईआरटी निश्चय
या द्रोणा 1.0 किसी में इंटरेस्टेड हैं तो आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको एनसीईआरटी निश्चय द्रोणा 1.0 दिखाई पड़ेगा। जो भी कोर्स आपके लिए सुटेबल है वो क्लिक करके आप उसको ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो काफी चुस्त दुरुस्त रहा होगा। बहुत कम समय में सारी चीज सुपर इजी लैंग्वेज में आप तक पहुंची है। बड़ा हार्डवर्क मैंने किया है। तो अगर आपके लिए ये हेल्पफुल है, अरविंद सर का हार्डवर्क आपको पसंद आता है, तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा टॉप क्वालिटी फिजिक्स और सुपर इजी फिजिक्स के लिए। और ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।